जय हिंद दोस्तों, मैं आर एस शर्मा और आपका ये प्यारा प्यारा प्लेटफॉर्म जिसका नाम है प्रचंड प्रयास, इस पे मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज मैं इस वीडियो में जो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था आवेश घनत्व के बारे में, और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं गाउस का नियम। मतलब देखिए, ये नाम गाउस लिखा है, ठीक है। अगर आप कोई और बुक देखते हैं तो उसमें गॉस लिखा होता है, तो गॉस या गाउस एक ही पर्सन है, इनका नाम ऐसा है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, आप उसको समझते हो। तो कोई भी हो, नाम के पीछे हमें नहीं जाना है, हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि एक्चुअल में इन्होंने क्या बताया था और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो एक्चुअली में अगर हम गॉस के नियम को पढ़ना स्टार्ट करें तो इससे पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट हमें वैद्युत फ्लक्स का याद आना चाहिए, जो कि हमने पिछली क्लासों में डिस्कस कर रखा है कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है। फ्लक्स के बारे में अगर हम जानेंगे तभी हमें ये नियम समझने में बहुत आसानी होगी और इसकी इंपॉर्टेंस ही पता चल जाएगी। अक्सर कोई काम हम क्यों करते हैं, किसी काम को करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, किसी काम उसका रीजन पता हो कि एक्चुअली में ये कर क्यों रहे हैं। तो इसीलिए गॉस का नियम अगर आपको पढ़ना है और आपको समझना है, अच्छे से समझना है, तो हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि एक्चुअली में गॉस ने बताया क्या है, और बताया साथ ही साथ अगर ये गॉस ना बताते तो हम क्या करते, तो इसकी इंपॉर्टेंस ही पता चल जाएगी। और अगर इंपॉर्टेंस ही पता चल जाएगी तो गॉस का नियम आपको आराम से याद हो जाएगा। गॉस का क्या, कोई भी नियम हो अगर उसकी इंपॉर्टेंस ही आपको पता है तो नियम आपको आसानी से पता चल जाता है। तो आइए एक बार फिर से स्वागत करते हैं इस प्यारी सी आपकी क्लास में जिसका नाम है गॉस का नियम। आइए पहले समझते हैं। इसमें समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा क्या, एरिया वेक्टर यानी क्षेत्रफल सदिश। यहां की अगर बात करें तो कहेंगे क्षेत्रफल सदिश, ठीक है। ये हेडिंग ही है, हालांकि एनसीईआरटी में इसका केवल जिक्र किया गया है, बट एज ए हेडिंग इसको नहीं समझाया गया है। लेकिन यहाँ पे हमें लगता है कि आपको गॉस के नियम को समझने से पहले हमें ये क्षेत्रफल सदिश वगैरह पढ़ लेना चाहिए। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड लेके आपको समझा दे रहा हूं। क्या हेडिंग लगा लेंगे, क्षेत्रफल सदिश, ठीक है। क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश क्या होता है। देखो, अभी तक हम जानते थे कि क्षेत्रफल कैसी राशि है, क्षेत्रफल एक अदिश राशि, ठीक है। क्षेत्रफल एक कैसी राशि है, एक अदिश राशि है। बट इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें यह जानना पड़ेगा कि क्षेत्रफल में भी दिशा होती है, वो भी एक सदिश राशि है। कैसे समझना है, जैसे क्षेत्रफल की कौन सी दिशा होगी, तो जैसे मेरी हथेली, ये आपको दिख रही है हथेली, ये जो फ्लैट पोर्शन है थप्पड़ मारने वाली है ना इसे तो आप परिचित होगे ना। तो ये जो थप्पड़ मारने वाली डायरेक्शन है, इसके परपेंडिकुलर यानी लंबवत जो दिशा होती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं क्षेत्रफल सदिश, यानी उस क्षेत्रफल की दिशा। एग्जांपल के लिए दूसरा ले सकते हैं, जैसे ये हमारे पास बोर्ड है, इस बोर्ड की ये जो आपको व्हाइट स्क्रीन दिख रही है, ये इसका क्षेत्रफल है, और इस स्क्रीन की ये जो परपेंडिकुलर लाइन जाएगी, इसी को हम बोलेंगे इसका क्षेत्रफल सदिश। और इस क्षेत्रफल सदिश को डिनोट कहां से करते हैं, देखो अदर बुकों में अगर हम बात करें तो उसको वेक्टर ए से डिनोट करेंगे, है ना, वेक्टर ए, सदिश ए से डिनोट करेंगे। बट आपके एनसीईआरटी में इसे क्षेत्रफल को तो डेल्टा एस कहा जाता है, और इसका जो क्षेत्रफल सदिश आता है उसे क्या कहते हैं, एन कैप से प्रदर्शित करते हैं। हालांकि हम अपने एक्सपेरिमेंट में जो हम यहाँ पे डेरिवेशन करेंगे, जो फार्मूला डिराइव करेंगे, उसमें हम इसको डेल्टा एस से प्रदर्शित करने वाले हैं। तो आप कतई मत भूलिएगा, डेल्टा एस वेक्टर का मतलब वहां पर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल सदिश की बात हो रही है, ठीक। सपोज दैट जैसे हमने यहाँ पर एक कोई क्षेत्रफल ले लिया, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर एक क्षेत्रफल ले लिया, ठीक है, इस तरीके से ये हमारा क्षेत्रफल हो गया। अगर हम इस पे एक सदिश ड्रा करें, ठीक है, मान लेते हैं इसका क्या सदिश होगा, ये जो डायरेक्शन होगी, ये डायरेक्शन, ये क्षेत्रफल था, कोई एक एरिया ले लिया, उसका जो ये डायरेक्शन होगा, इसको हम लोग क्षेत्रफल सदिश बोलेंगे, और उसको डेल्टा एस से या एन कैप से डिनोट करेंगे, ठीक है। डेल्टा एस इसका सदिश हो जाएगा, और उसकी जो दिशा होगी वो एन कैप होगी। समझ में आ गया क्षेत्रफल सदिश, और इसकी जरूरत कहां पड़ने वाली है, हमारे गॉस के नियम में पढ़ने वाली है, ठीक। ये क्षेत्रफल सदिश हो गया। उसके बाद अगर एक और टर्म आएगा जिसको एनसीईआरटी तो नहीं बता रही है, लेकिन हमें लगता है आपको बताना बहुत ज्यादा उचित होगा, तो यहां पे हम बता दे रहे हैं, जिसका नाम क्या है, इसका नाम है घन कोण, ठीक। याद रखेंगे, घन कोण, ठीक है। घन कोण क्या होता है, हालांकि कक्षा 11 में आपने पढ़े थे, फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ी होंगी, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। तो वहां पे आपको बताया गया होगा कि 7 तरीके की क्या होती हैं, मूल राशियां होती हैं, 7 मूल राशियां होती हैं। इसके बाद 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती हैं, मतलब अतिरिक्त 2 और राशियां होती हैं, जिनको आपने क्या कहा होगा, क्या होगा, रेडियन और स्टेरेडियन, मतलब कोण
और एक घन कोण। तो कोण तो आप जानते ही, एंगल जिसकी बात कर लें, जैसे हमारे पास कोई दो लाइन है, दो लाइन का जो झुकाव होता है उसे क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। और सिंपली उसको कैसे डिनोट करते हैं, थीटा से डिनोट करते हैं, थीटा से प्रदर्शित करते हैं। बट यहाँ पर घन कोण की बात हो रही, कुछ अलग ही होगा। तो यहाँ घन कोण का मतलब है, अगर कोई हमारे पास एरिया है, ये एरिया किसी सेंटर पे, किसी केंद्र पर जितना कोण 3D में बनाएगी, मान लो ये क्या है, ये एक एरिया है, क्षेत्रफल है, ठीक, ये क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल किसी पॉइंट पर जितना कोण आंतरित करती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल सदिश कहते हैं, सॉरी घन कोण कहते हैं। और इस घन कोण को एक्चुअली में तुम्हारी बुक में डी ओम से डिनोट किया गया है, ऐसे दिखाया गया है। बट अगर और कोई बुक अगर आप फॉलो करेंगे तो वहां पर लिखा होता है ओमेगा, मतलब डी ओमेगा से वहां पे डिनोट किया गया है, ओमेगा, ये ओमेगा कहलाता है, ठीक। तो फिलहाल डिनोट किससे करते हैं ये हमारा टॉपिक नहीं है, क्योंकि ये एक माइनॉरिटी चीज है, इस पे हम लोग ध्यान ज्यादा ना देके हम क्या करेंगे, हाँ जैसे बुक पढ़ते समय आपको ये कंफ्यूजन हो जाती है कि ये डी ओमेगा डी ओम क्यों हो गया, है ना, तो उसके लिए मुझे ये बताना पड़ता है कि आपको कि इनसे कंफ्यूज नहीं होना है। घन कोण का मतलब है कोई क्षेत्रफल, कोई एक सरफेस एरिया वो किसी बिंदु पर जितना कोण आंतरित करती है 3D में, एक कोण देखे, कोण चाहे मेहंदी लगाने वाली कोण ले लो, तो मेहंदी लगाने वाली जो कोण है, मेहंदी भाई जहां पे भरी रहती है ऊपर से दबा रहता है, तो वो एरिया उसकी सेंटर पे जितना एंगल बनाएगी उसे हम क्या बोलते हैं, घन कोण कहते हैं। और घन कोण क्या होता है, देखो कोण बराबर, सिंपल अगर कोण की बात कर लें तो कोण का सूत्र क्या होता है भाई, कोण बराबर आप पढ़े होंगे, कोण बराबर होता है आर्क अपॉन रेडियस। मतलब आर्क को हिंदी में क्या बोलते हैं, आर्क को बोलते हैं आर्क। अब कोण बराबर क्या यार, आर्क को बोलते हैं, एक मिनट, आर्क चाप, हाँ चाप, सॉरी चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या, ये क्या होता है, ये कोण की परिभाषा होती है, चाप बटे त्रिज्या। जैसे ये क्या है, ये चाप है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, चाप। हाँ एक चाप वो होती है जिसे दाल भात खाते हो आप, है ना, वो चाप नहीं है, ये चाप। और बटे त्रिज्या का मतलब ये दूरी, ये जो डिस्टेंस है इसको त्रिज्या बोलते हैं। तो चाप बटे त्रिज्या को हम लोग सिंपल कोण कहते हैं। अगर घन कोण की बात करें तो घन कोण किसे कहते हैं भैया, घन कोण कहते हैं। घन कोण बराबर होता है क्या, घन कोण बराबर होता है आपका कोण या जो रेखीय कोण होता है ना, और अपान क्या, अपान त्रिज्या का स्क्वायर, टोटल कोण त्रिज्या का स्क्वायर, ये घन कोण का फार्मूला होता है, ठीक। घन कोण समझ में आया क्या होता है। अगर इसको सिंबलिक फॉर्म में लिखें तो घन कोण को डी ओमेगा जैसे कहेंगे, और इसे कहते हैं डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर, ये बन जाता है आपका घन कोण का सूत्र, ठीक है। और अगर मान लेते कोई गोला, पूरे गोले के कारण सेंटर पे कितना कोण बनता है, तो पूरा गोला भाई आपको पता 360 डिग्री होता है, तो यहाँ पे 360 डिग्री को क्या कहते हैं, 360 का मतलब क्या होता है 2 पाई, सॉरी। तो पूरा गोले की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 4 पाई। पूरी सरफेस क्या होती है, पूरा जो सरफेस होगा वो कितना कोण बना लेगा, तो वो हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये गोले का क्या होता है, गोले की सरफेस एरिया होती है। और इसको जब त्रिज्या से यानी आर स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बनेगा 4 पाई। मतलब हम सिंपली कह सकते हैं कि भैया ओमेगा बराबर क्या होता है 4 पाई होता है। तो ये कुछ टर्म्स थे जो हमें गॉस की थ्योरम से पहले डिस्कस करने चाहिए थे, जो मैंने आपको बता दिया है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इनका यूज किया गया वहां पे, कभी इनको पर्सनली पूछा नहीं गया है, ठीक है। तो आई अंडरस्टैंड आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। तो आइए अपने प्यारे से टॉपिक पे चलते हैं, जिसका नाम है गॉस का नियम, ठीक है। तो ये आ गया आपका गॉस का नियम। तो क्या होता है गॉस का नियम दे बच्चा, यहां पर देखिए गॉस ने एक चीज बताई थी कि अगर हमने वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा पढ़ी थी, वैद्युत फ्लक्स क्या कहता था, वैद्युत फ्लक्स बराबर हमने लिखा था डेल्टा फाई बराबर होता है E इंटू डी ए, ये आपने सीखा था। डी ए कह लो या डी एस, आपके एनसीईआरटी में डी एस लिखा है तो आप कहेंगे डेल्टा फाई बराबर क्या होता है E इंटू डी एस होता है। क्लियर हो गया, ये हमने फ्लक्स की परिभाषा सीखी थी। यानी कि अगर हम साफ शब्दों में कहें तो हमें अगर किसी का फ्लक्स निकालना है तो वहां से गुजरने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र पता होना चाहिए, साथ ही साथ यहाँ का एरिया यानी डी एस कॉस थीटा ये हमको पता होना चाहिए। डी एस उसका एरिया कितना है, मतलब
जिस सतह से विद्युत फ्लक्स पास हो रहा है उसका हमें सतह का एरिया चाहिए, साथ ही साथ विद्युत क्षेत्र चाहिए, और ये विद्युत क्षेत्र कितना कोण बना रहा है वो चाहिए, तब हम निकाल पाएंगे क्या, उस पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। लेकिन यहां पे गॉस ने एक फार्मूला बता करके, एक अपनी कड़ी मेहनत से एक जो कि नियम बना दिया, उससे कितना आसान हो गया, उससे हम किसी भी फ्लक्स, किसी भी क्षेत्रफल से, जो क्लोज क्षेत्रफल हो, सरफेस एरिया हो, उससे गुजरने वाला फ्लक्स बता पाएंगे केवल दो चीजों, दो क्यों, एक ही चीज से। आपके पास अगर उससे पास होने वाला आवेश पता है, आप आवेश को एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, तुरंत आपको उससे पास होने वाला फ्लक्स मिल जाएगा, है ना जादुई बात, सिंपल सी बात। जैसे अभी तक जैसे आप अपने घर पे खाना बनाते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं, तो खाना अगर हम बनाएं, क्योंकि मान लो हम सिंगल रह रहे हैं, तो अगर हमें खाना खाना हो तो क्या करना पड़ेगा भाई, पहले मार्केट जाओ, मार्केट से सब्जियां वगैरह लानी होती है, मटेरियल लाओ, मटेरियल लाने के बाद तो उसमें यूज होने वाले स्टोव, जो आपका गैस चाहिए, स्टोव चाहिए, मसाले चाहिए, उसके मसाले को ग्राइंड करने के लिए ग्राइंडर्स वगैरह चाहिए, ये सब इतना करने के बाद फिर हमको खाना, उस सब्जी को काटना पड़ेगा, धुलना पड़ेगा, उसके बाद पकाना पड़ेगा, तब जाके खाएंगे, मतलब इतना मेहनत करना पड़ेगा। तो सब यही करते हैं, क्लियर। लेकिन अगर आपके पास पैसा हो तो क्या एक नियम है, तुरंत आप आज जाके स्विगी या जोमेटो पे ऑर्डर कर ले, कितनी देर लगती है, 2 मिनट लगनी होती है, आप सिलेक्ट करो आइटम, सेंड कर दो, आपके घर में बना हुआ आराम से खाना, या जाके दुकान पे या होटल पे आराम से आप खा सकते हो, मतलब तुरंत पैसे, तुरंत खाना आपको मिल सकता है। ये क्या हो गया, ये एक ट्रेंड हो गया। जबकि आप अगर खाना बनाते खाते हो तो उसमें क्या लगेगा, आपको सामग्रियां चाहिए। तो ऐसे ही अगर हमें फ्लक्स किसी का निकालना होता था तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए होता था, ई चाहिए, डेल्टा एस चाहिए, है ना, एरिया चाहिए, और उनके बीच का कोण चाहिए, तब उनकी हम गुणा करें। और प्रॉब्लम यहां नहीं, प्रॉब्लम यहां होती थी, मान लो अभी कुछ चीजों की एरिया तो हम जानते हैं, जैसे हम ये एक स्क्वायर का एरिया निकालना जानते हैं, एक रेक्टेंगल का एरिया निकालना जानते हैं, एक सर्कल का एरिया निकालना जानते हैं, एक कोन का एरिया निकालना जान जाते हैं, एक सिलेंडर का एरिया निकालना जान जाते हैं। तो ये तो डिफिनिट शेप है ना, इनका क्षेत्रफल तो हमें आता है, लेकिन अगर हमें पता करना हो भैया इससे कितना फ्लक्स गुजरेगा, इससे, अब इसका क्षेत्रफल निकालने बैठेंगे तो पूरी मेहनत हमारी लग जाएगी। बस इसी चीज को रिड्यूस करने के लिए गॉस ने क्या किया, अपना एक नियम दिया, जो जिसमें हमें क्षेत्रफल की जरूरत ही नहीं पड़ती। देखो कितना अच्छा बात, क्षेत्रफल की जरूरत ही नहीं, जाओ तुम भाड़ में, ये सब अब किसी से भी हमें निकालना हो फ्लक्स तो हमें इनकी कोई जरूरत पड़नी ही नहीं है। गॉस ने क्या बताया, गॉस ने बताया उस आवेश को, जितना आवेश उस बॉडी ने घेर रखा है उसको क्या कर दो, बस एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, उससे पास होने वाला फ्लक्स मिल जाएगा। बात समझ में आई गॉस के नियम की। तो चलिए स्टेटमेंट देखते हैं इनका, ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घेरे गए आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता। लीजिए बात खत्म हो गई, सिंपल सी बात थी। क्या बात थी, वो कहते हैं कि किसी पृष्ठ से कितना आवेश गुजरेगा, सॉरी कितना फ्लक्स गुजरेगा, सीधे अगर आपको पता करना हो तो क्या कर लो, उस आवेश के द्वारा, उस पृष्ठ के द्वारा घेरे गए आवेश, है ना, उससे घेरे गया क्या ले लो, आवेश कितना घेर रखा है, और उसको 1/एप्सिलॉन से क्या कर दें, डिवाइड कर दें, और आपको क्या मिल जाएगा, मतलब 1/एप्सिलॉन से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिल जाएगा, उससे पास होने वाला फ्लक्स मिल जाएगा। जो कि अगर मैथमेटिकली स्टेटमेंट में लिखें तो हम ये कह पाएंगे, क्या लिख पाएंगे, डेल्टा फाई यानी उससे गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा Q/एप्सिलॉन के बराबर होगा। ठीक है, एक बार मैं स्टेटमेंट फिर से दोहरा देना चाह रहा हूं, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस आवेश के द्वारा, उस पृष्ठ के द्वारा घेरे गए आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। समझ में आ गया, मतलब ऐसे प्रैक्टिकली समझ लीजिए। मान लेते हैं कि हमारे पास ये गोला है, ठीक, इस गोले से कितना फ्लक्स गुजरेगा, तो गोले, हमें गोले का मतलब नहीं उसकी रेडियस कितनी बड़ी है, उसकी त्रिज्या कितनी बड़ी है, वो मोटा है या पतला है, हमें कोई मतलब नहीं। क्या हमें मतलब है कि उस गोले के अंदर आवेश कितना है, उस गोले ने टोटल आवेश कितना घेर रखा है, अगर हमें ये पता चल जाए, उसको सिंपल सी बात है 1/एप्सिलॉन से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब उस आवेश को गुणा कर दो, किससे, 1/एप्सिलॉन से गुणा कर दो, और आपको क्या मिल जाएगा, यहां से गुजरने वाला फ्लक्स मिल जाएगा। इसी को बोलते हैं गॉस का नियम।
ठीक है। तो देखिए कोई भी साइंस में अगर नियम बनता है तो ऐसे हवा में नहीं बनता, उसका सत्यापन भी होता है। मतलब ऐसा नहीं कि जो हमने कह दिया वो तुमने मान लिया, है ना। साइंस क्या होती है, साइंस कभी कहने और सुनने पे नहीं चलती, ये एक एनालिसिस, एक प्रैक्टिकल, इसके बाद डिफाइन की जाती है। तो इसी तरीके से गॉस ने जो अपना नियम बताया है इसको सत्यापित भी किया है, उन्होंने दिखाया है अलग शेप लेकर, ठीक है। तो इसके सत्यापन के लिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड में और हम लोग यहां समझेंगे कि गॉस का नियम क्या होता है और कैसे इसे सत्यापित करेंगे, ठीक है, कैसे इसे प्रूफ करेंगे कि गॉस ने जो बताया था वो क्या था, सही था। क्लियर है। तो चलिए यहां पे सत्यापन करने के लिए देखिए, वैसे तो हम चाहें तो किसी रैंडम सरफेस से सत्यापित कर सकते हैं। रैंडम का मतलब होता है हम यहाँ ये जो सतह गोल ले रखे हैं, इस गोल लेकर के हम लोग ऐसे करके सत्यापित कर सकते हैं इसमें कितना फ्लक्स गुजरेगा, ठीक है। बट आपकी एनसीईआरटी में गोले से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स पहले किया गया है, तो मैं उसी एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए यहाँ गोले से समझाने वाला हूं। अगर आपको लगता है कि आपको इस सतह से समझना चाहिए तो आप हमें जरूर दिए गए नंबरों पे कॉल करके या हमारे ऑफिस से कांटेक्ट करके आप हमें बता सकते हैं, तो मैं आप इसका लेने वाला एक नया वीडियो अपलोड कर दूंगा। क्लियर हो गया। तो चलिए हम लोग समझते हैं क्या कि गॉस का नियम का सत्यापन कैसे करेंगे। तो सत्यापन करने के लिए बच्चा मान लेते हैं कि हमारे पास एक क्या है, ये स्फीयर है, गोला है, ठीक है। इस गोले के सतह पर कोई बिंदु ले लेते हैं P, ठीक है, इस बिंदु P ले लेते हैं। हमें देखना है कि इस गोले से कितना फ्लक्स गुजरेगा। समझ में आ गया। तो इसके लिए हमने यहाँ पे एक फिगर बना रखा है, आप देख सकते हो। तो अगर यहाँ पर आवेश इस गोले के कहाँ रखा है, केंद्र पर आवेश प्लस क्यू, ये प्लस क्यू आवेश इसके केंद्र पर रखा है, तो टोटल का टोटल आवेश कहाँ फैला होगा, पूरे गोले पे फैला होगा, है ना। ये क्यू इसके केंद्र पर क्या रखा है, आवेश क्यू रखा है, तो पूरे के ऊपर क्या फैला होगा, आवेश फैला होगा। तो आपको पता है प्लस आवेश से चारों तरफ ऐसे वैद्युत क्षेत्र जाता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कुछ ऐसे ही तो दिखाते हैं प्लस से, तो ऐसे ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जा रही है, तो ऐसे तीव्रता एक ई यहाँ पे जो दिखाई गई है जा रही होगी, इस बिंदु से भी तीव्रता गुजर रही होगी। समझ में आ गया। कहने का ये मतलब है कि जो तीव्रता चारों तरफ जा रही थी उस इस बिंदु पे तीव्रता की डायरेक्शन क्या होगी, ऊपर की ओर होगी, जो कि हमारे चित्र में साफ साफ नजर आ रहा है और आपको यहाँ पे ई दिखाया गया। समझ में आ गया। तो हमें पता करना है इस पृष्ठ से, इस पूरे पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अपने बिंदु के चारों तरफ छोटा सा एक एरिया डीएस ले लेते हैं और उसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो कितना होगा, डेल्टा एस यहाँ पे लिखा गया, ठीक। और इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो भी भैया किस दिशा में होगी, वो भी इसी दिशा में जाएगी। उसे हम लोग कहां से लिखे हैं, ई से प्रदर्शित कर चुके हैं, ठीक है। और ये सेंटर से, इसकी जो सेंटर है उससे इस बिंदु की जो, क्योंकि इसकी त्रिज्या कितनी आर है, तो आपको ये दूरी भी कितनी होगी, आर ही होगी। बात समझ में आ गई। हम मान लेते हैं कि एक आर त्रिज्या का गोला है जिसकी सतह पर एक बिंदु क्या है, पी है। उस पी बिंदु पे, उस पी बिंदु को ले लेते हैं, उसके चारों तरफ क्या ले लेते हैं, छोटा सा क्षेत्रफल सदिश डेल्टा डेल्टा एस ले लेते हैं। और परिभाषा के अकॉर्डिंग, जो वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा हमने बताई थी, उस परिभाषा के अनुसार इस छोटी से एरिया से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा वो पहले हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो जो कंसीडरेशन करते हैं, पेन उठाइए और नोटबुक उठाइए और नोट करिए हमारे साथ साथ, ताकि आपको अच्छे से ये समझ में आ सके। तो नोट करिए, क्या नोट करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए माना आर त्रिज्या का, आर त्रिज्या का एक गोला है, ठीक है, जिसके इसके, ठीक, आर त्रिज्या का गोला है और इससे इसके क्या है, केंद्र से या इसके पृष्ठ पर, है ना, इसके पृष्ठ पर कोई बिंदु क्या ले लेते हैं, कोई बिंदु P है ना। इसके P के चारों ओर क्या ले लेते हैं, P के चारों ओर एक क्षेत्रफल, चारों ओर, है ना, क्षेत्रफल अवयव डेल्टा एस ले लेते हैं, ठीक है, ले लेते हैं डेल्टा एस, क्या ले लेते हैं, इसके चारों तरफ क्षेत्रफल अवयव डेल्टा एस ले लेते हैं, जिसमें दिशा की डायरेक्शन क्या होगी, टेंजेंशियल बाहर की, त्रिज्य जिसकी दिशा, जिसकी नहीं लिखा, यहाँ पे लिख देते हैं, जिसकी दिशा
जिसकी दिशा किधर होगी, बाहर की ओर, त्रिज्य त्रिज्य बाहर की ओर होगी, की ओर निर्दिष्ट है, निर्दिष्ट है। ठीक है, उसकी दिशा किधर निर्दिष्ट है, बाहर की ओर, त्रिज्य बाहर की ओर निर्दिष्ट हो जाएगी। ठीक, ये कंसिडरेशन ले लेते हैं। साथ ही साथ यहां पर जो इसके केंद्र पर क्या क्यू चार्ज मौजूद है, ये हमने बात नहीं लिखी तो लिख देते हैं, माना गोले के केंद्र पर हाँ कोई धन आवेश प्लस क्यू आवेश रखा है। ठीक, क्या, ठीक है, जिसके कारण बिंदु P पर क्या होगा, जिसके कारण बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी वो भी क्या होगी, इसी दिशा में होगी जिसमें क्षेत्रफल सदिश गया है। तो बिंदु P पर क्या होगी, क्षेत्रफल जिसके कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी होगी, दिशा क्षेत्रफल सदिश की दिशा के समांतर होगी, क्षेत्रफल सदिश की दिशा के समांतर होगी। समांतर होने का मतलब हमारा ये हो गया कि देखिए इधर यहां पे देखिए, जो ई की दिशा आपको यहां पे नजर आ रही है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो नजर आ रही, वही दिशा किसकी है, वही दिशा हमारे वैद्युत एरिया वेक्टर की है, मतलब क्षेत्रफल सदिश की है, मतलब दोनों एक ही दिशा में होंगे, ये बताने का हमारा कॉन्सेप्ट है। समझ में आ गया। जब हम ये निकाल देते हैं, अब हम यहाँ पे क्या मानेंगे, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा लगाएंगे यहाँ पर। ठीक, तो मुझे दूसरी साइड लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम चित्र, ये आपको ध्यान में रखना है, इस छोटी से हम पहले कॉन्सेप्ट करने क्या जा रहे हैं, हम इस छोटे से जो एरिया वेक्टर आपने ले रखा है, यानी इसको क्षेत्रफल अवयव कहते हैं, इस छोटे से क्षेत्रफल अवयव से पहले हम निकाल लेंगे कितना क्या पास होगा, कितना फ्लक्स पास होगा, ये निकालेंगे। तो अब लिखेंगे क्या है, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, यहां पे लिखेंगे विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से क्षेत्रफल अवयव से कितना फ्लक्स पास होगा भाई, तो यहां लिखेंगे क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला सूक्ष्म क्या क्षेत्रफल अवयव जो आपने यहां पे देखा था, ये क्षेत्रफल अवयव है हमारा, इससे गुजरने वाला जो सूक्ष्म क्या होगा भाई, जब क्षेत्रफल अवयव छोटा है तो उससे गुजरने वाला फ्लक्स भी क्या होगा, सूक्ष्म होगा, गुजरने वाला सूक्ष्म विद्युत फ्लक्स है ना, विद्युत फ्लक्स कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे भैया डेल्टा फाई बराबर क्या आ जाएगा, डेल्टा फाई वही परिभाषा से ई डॉट डेल्टा एस लिखेंगे, और आपको पता है इसको ओपन करेंगे तो डी ई डी एस कॉस थीटा आ जाएगा। थीटा क्या है, थीटा अगर बात करें तो इन दोनों के बीच का कोण है, जो कि क्या है, दोनों के बीच का कोण यहाँ पे क्या था, सेम था, यानी जीरो है, दोनों एक ही दिशा में है, तो यहाँ थीटा की जगह पे क्या पड़ जाएगा, जीरो पड़ जाएगा। और थीटा जीरो जब ले लेंगे, मतलब ये कॉस जीरो ले लेंगे, और कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो सिंपल सी बात है, ये आ जाएगा ई डी एस, डी लिख रहे हैं, कंफ्यूज मत होना, डी को ही डेल्टा कहते हैं, या चलिए हम यहाँ पे डेल्टा ही कर दे रहे हैं। ठीक, ये डेल्टा कर लीजिए, डी डेल्टा बात एक ही है वैसे, है ना, ये डेल्टा एस आपने लिख दिया, वेक्टर नहीं लगाएंगे। ये कितना आ गया, डेल्टा फाई, ये कहां से निकाला हमने, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, सबसे पहले उस छोटे से क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला फ्लक्स हम निकाल लेंगे, और वो फ्लक्स कितना आया है, वो फ्लक्स आया है डेल्टा ई डॉट डी डेल्टा एस, मतलब ई डी एस, ये आपका आ गया है। ये उस छोटे से फ्लक्स, अब जब छोटे से आ जाता है तो पूरे से गुजरने वाला फ्लक्स निकालेंगे, तो पूरे से कैसे निकालेंगे भाई, डेल्टा एस छोटा सा एरिया लिए हैं, इसको अगर हम इंटीग्रेट कर दे, मतलब ऐसे छोटे छोटे एरिया को ढेर सारा जोड़ते जाएं तो हमें क्या मिल जाएगा,
हमको पूरा गोला मिल जाएगा। नहीं, सपोज दैट जैसे एक गोला था, ऐसे आप विजुलाइज करिए, एक गोला था पूरा, एक उस गोले को, उसका गोले का छोटा सा, मतलब गोला पूरा टूटा है, वो छोटा टुकड़ा अगर हमें मिल गया है और हमें पता है ये गोला यही कहीं पे है, तो उस छोटे से एरिया को हम इंटीग्रेट करें, मतलब उसे बढ़ाते बढ़ाते हम पता कर पाएंगे कि गोला कितना बड़ा था और किस साइज का था। फिलहाल अपने टॉपिक पे आ रहे हैं, तो टॉपिक में हम ये जान पाएंगे कि छोटा सा अगर एरिया हमें पता चल जाए तो मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करके उस पूरे का एरिया फाइंड कर लेंगे। या यूं कह लें कि छोटे से एरिया से गुजरने वाला फ्लक्स हमें पता चल गया है E डॉट डेल्टा एस है, तो पूरे गोले से कितना फ्लक्स पास होगा, तो यहां पर लिख देंगे अतः पूरे गोले से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स तो पूरे गोले के लिए हम लोग कहां से लिख लेंगे, अब फाई लिखेंगे और सिग्मा के अंदर हम क्या कर देंगे, सिग्मा के अंदर डेल्टा फाई को लिख देंगे, मतलब E इंटू डेल्टा एस। ठीक, अब देखो सिग्मा के अंदर E का कोई काम नहीं है, क्यों, सिग्मा का मतलब होता है जोड़ना, तो वैद्युत क्षेत्र तो बदल ही नहीं रही, तो उसको जोड़ने का क्या, वो तो कांस्टेंट है, जो चीज कांस्टेंट है वो सिग्मा में लिखने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सिग्मा उन चीजों को जोड़ता है जो चीजें छोटे से मतलब टूटी हुई हो या जिनको घटाया बढ़ाया जाए, वेरिएबल हो, समझ रहे हैं। तो यहां पर डेल्टा एस क्या है, वेरिएबल है, तो डेल्टा एस को जोड़ेंगे, यहां पर ई बाहर कर लेंगे और सिग्मा के अंदर कितना लग जाएगा, डेल्टा एस लग जाएगा। समझ में आ गया, मतलब छोटे छोटे डेल्टा एस को अगर हम जोड़ें, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा है हमारा डेल्टा एस ये है, ऐसे ये डेल्टा एस, ये डेल्टा एस, ये डेल्टा एस, ये डेल्टा एस, है ना, इन सबको ऐसे जोड़ते अगर हम चले जाएं, इन सबको ऐसे जोड़ते चले जाएं, तो धीरे धीरे हमको क्या मिल जाएगा, पूरा गोला मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा, वही हम चाह रहे हैं। तो यहाँ पर जब डेल्टा एस को सबको, सिग्मा क्या दिखाता है, जोड़ ही तो दिखाता है, तो डेल्टा एस को अगर हम जोड़ते जोड़ते जाएंगे तो कभी हमको पूरा गोला मिल जाएगा, मतलब एस मिल जाएगा, है ना। और एस गोले का सरफेस एरिया होता क्या है, तो यहाँ पे लिख देंगे सिंस एस बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का सरफेस एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ एस की जगह पे हमें लिखने में टाइम नहीं लगाना चाहिए, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये क्या आ गया, ये आ गया हमारा पाई, समझ में आई बात, फाई बराबर क्या आ गया, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये हमने निकाल लिया। ठीक है, अब ई की वैल्यू यहाँ पे हमें रखनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे रख दे रहा हूं। अब देखिए ई बराबर, सॉरी फाई बराबर तो हम निकाल ही रहे हैं, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ ई की वैल्यू रखिए, ई बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, क्यू अपान आर स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू डाली है आपने, ये डाली ई की वैल्यू, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं, ई की वैल्यू डाल दिया है, इंटू लिखना पड़ेगा हमको क्या 4 पाई आर स्क्वायर, तो यहां पर लिख देते हैं इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखो कुछ कटेगा, जब कटेगा तो सबको बटेगा, है ना, कद्दू कटता है तो क्या कहते हैं, कद्दू कटेगा तो सब पे बटेगा, तो चलिए यहां पर देखते हैं भाई, ये 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक, ये दोनों आर स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, जो बचा वही सिकंदर, है ना मतलब जो यहां पर बचा वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यानी फाई बराबर अगर हम देखें, सॉरी कलर व्हाइट ये ले लेते हैं यार, ज्यादा चमक में आएगा, फाई बराबर हमको क्या मिल जाएगा, क्यू और एप्सिलॉन बचा, बाकी तो सब कट गया, तो आ गया क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, और यही सुंदर सुंदर क्या है, यही गॉस का नियम है, ठीक, यही गाउस का नियम है, गाउस का नियम है, बात समझ में आई। यहां पे आपने प्रूफ कर दिया, क्या प्रूफ किया, गॉस का नियम। गॉस ने क्या बताया था, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है उस वो कितना होता है, उसके द्वारा घेरे गए आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो यहां पर आपने देखा हमने क्या लिया था, यहां पर हमने तो गोला ही तो लिया था, इस गोले से कितना फ्लक्स गुजरेगा वही तो कैलकुलेट करने जा रहे थे, तो हमने किया क्या है कॉन्सेप्ट, मैंने एक छोटा सा एक एरिया वेक्टर ले लिया, यानी यहां पर अवयव ले लिया, क्षेत्रफल अवयव ले लिया, उससे गुजरने वाला फ्लक्स पहले निकाल लिया, उससे गुजरने वाला फ्लक्स हमारा कितना आ गया, वो आ गया ई डॉट डेल्टा एस, क्यों, क्योंकि ये तो हमें पहले से ही पता था, किससे, फ्लक्स की परिभाषा से, तो ये हमने निकाल लिया।
डेल्टा फाई। और जब छोटे से एरिया से आ गया, अब एरिया को हमने क्या कर दिया, समेशन कर दिया उसका, या इंटीग्रेट कर दिया, तो सारी छोटी छोटी एरिया को जोड़ते हुए चले आए और हमको गोले का पूरा एरिया मिल गया। फिर ई की वैल्यू डाल देते हैं, जो वहां से वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा था, वैद्युत क्षेत्र गुजर रहा था, उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र डाल देते हैं 1/4πε0 Q/r² इंटू 4πr² से मल्टीप्लाई। अब ये पूरा कैंसिल होके फाई बराबर आ गया Q/ε0, मतलब उस पूरे गोले से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, Q/ε0। बताइए गॉस ने सही कहा था कि नहीं कहा था, कहा था ना। तो गॉस ने जो नियम दिया उसका कितना बढ़िया फायदा है, ये आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में और अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, यहां पर देखिए, अब हमें केवल चार्ज चाहिए होता है, किसी चीज से अगर गुजरने वाला फ्लक्स अगर हमें चाहिए तो वहां पर हमें केवल उसका चार्ज यानी आवेश पता हो, सीधे हम बता पाएंगे उससे कितना फ्लक्स गुजरेगा। अभी जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में आपको जानते हो क्या कहेगा, वो कहेगा एक हमारे पास क्या है, 10 सेंटीमीटर भुजा का क्यूब है ना, क्यूब का मतलब घन है, जिसकी भुजा कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। तो आप बताइए कि इससे कितना फ्लक्स, इसके केंद्र पे आवेश भी दे देगा आपको, मान लो कह लेगा 10 माइक्रो कूलाम का आवेश यहां इसके सेंटर पर रखा है, तो बताइए इससे कितना फ्लक्स गुजरेगा। तो भैया फ्लक्स गुजरने के लिए 10 सेंटीमीटर की कोई जरूरत हमको है ही नहीं, चाहे आप 10 सेंटीमीटर का क्यूब रखो चाहे 50 सेंटीमीटर का क्यूब रखो, हमें इससे कोई लेना देना है। हमें मतलब है इस आवेश से, ये आवेश, ठीक है, ये आवेश से मतलब है, ये आवेश जो 10 माइक्रोकूलम का है, इस 10 माइक्रोकूलम्स को किससे डिवाइड कर दो, एप्सिलॉन नॉट। और आपको खूब पता होगा एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या होता है, ये होता है 8.85 × 10⁻12, है ना, 12 कूलम स्क्वायर, कूलम स्क्वायर अपान मीटर स्क्वायर इंटू न्यूटन, या न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये होता है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। अब जो आवेश आपको दिया है केवल इससे डिवाइड कर दो, आपका आंसर रेडी है। क्लियर है, समझ में आएगा उसके नियम क्या इंपॉर्टेंस क्या है। तो अगर समझ में आ गया होगा तो अगले लेक्चर में हम लोग, लेक्चर क्या अगली साइड में एक देख लेते हैं, इसका एक एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब गॉस की प्रमेय के क्या महत्व है, क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं उसकी, क्यों हम इसको पढ़े हैं, तो वो हम यहाँ पे एक कुछ पॉइंट्स इसके महत्व हमने लिख के रख लिए हैं। हालांकि अगर आप एनसीईआरटी बुक देखते हैं तो उस बुक में आपको और 3-4 इसके महत्व मिल जाने वाले हैं। मैंने जो इंपॉर्टेंट समझे हैं वो आपको यहाँ पे डिस्कस करने के लिए मेरी स्क्रीन पे मौजूद है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि गॉस का नियम क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों जरूरी है। तो पहला पॉइंट जो यहाँ पे कह रहा है, क्या कह रहा है भाई, ये कह रहा है यह नियम प्रत्येक पृष्ठ के लिए सत्य है। ठीक, यह नियम किसके लिए सत्य है, प्रत्येक पृष्ठ के लिए सत्य है। मतलब कोई भी दुनिया में सरफेस हो, है ना, लॉजिक की बात, दुनिया में कोई भी सरफेस हो, उन सरफेस के लिए यह नियम क्या हो जाएगा, सत्य होगा, चाहे उसका आकार व आकृति कैसी भी हो। मतलब वो चाहे टेढ़ा हो, चाहे मेढ़ा हो, चाहे ढेढ़ा हो, है ना, मतलब ऐसे हो, ये कुछ भी हो, किसी से भी गुजरने वाला फ्लक्स हम निकाल पाएंगे, किसकी सहायता से, ये आपके गॉस की सहायता से। क्लियर हो गई बात। दूसरा पॉइंट समझ लेते हैं, यह नियम, इस नियम में उपस्थित आवेश पृष्ठ के भीतर कहीं पर भी उपस्थित हो सकता है। मतलब जो आवेश हमें चाहिए होता है किसमें, गॉस के नियम में, जो आप आवेश की बात करते हो, क्योंकि गॉस का नियम भूलना नहीं है, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, क्या होता था, Q इक्वल्स टू, सॉरी फिर यार हम ही भूल जा रहे हैं, मैं भूले नहीं है, तो देखो फाई बराबर आपने सीखा है Q/ε0, ये था ना। तो यहाँ पे देखो गॉस के नियम में हम लोग ये जान रहे हैं कि भैया चार्ज इसकी सतह पे कहीं पर भी मौजूद हो सकता है। मतलब जो बॉडी है उस बॉडी के अंदर कहीं पर भी आवेश मौजूद हो, जरूरी नहीं कि उसके अंदर ही आवेश हो। अगर उस आवेश बाहर है और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर है, बहुत कई बार ऐसा होता है, जैसे माइनस, जैसे बॉडी हमारी ये है, ये वस्तु है, ये वस्तु है, इस वस्तु से बाहर कोई आवेश मौजूद है और ये कैसा है, निगेटिव आवेश है। तो आपको पता है इस बिंदु पर अगर इस निगेटिव की वजह से देखेंगे तो तीव्रता अंदर की तरफ आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। अगर मान लेते कोई ये पॉजिटिव आवेश भी बाहर मौजूद है तो ये तीव्रता देगा, तो ये बाहर की ओर दे देगा, नहीं दे देगा। तो आवेश चाहे अंदर मौजूद हो चाहे बाहर मौजूद हो, लेकिन अगर उसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसके अंदर आ रही है, किसके, आपकी आकृति के अंदर, उस सरफेस के अंदर, उस बंद पृष्ठ के अंदर, तो गॉस का नियम वहां पे लग जाएगा और Q/ε0 से आप वहां पे गुजरने वाला फ्लक्स आराम से निकाल पाएंगे। बात समझ में आ गई। चलिए बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, और ये कहता है यह पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश पर निर्भर करता है। मतलब भाई ये तो
बॉडी के ऊपर जितना आवेश होगा उस पर तो निर्भर करेगा ही, सिंपल सी बात है। क्योंकि भाई अगर उस पर मौजूद आवेश की मात्रा मान लो 50 कूलाम है, तो 50 कूलाम को ही तो एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करोगे तभी तो फ्लक्स आएगा। मतलब इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हम ये बात कह ही सकते हैं कि जो फ्लक्स होता है वो चार्ज पर मौजूद करता है, ठीक है, करता ही करता है। चौथा पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अगर हम देखें तो ये क्या कहता है भाई, ये कहता है कि गाउस का नियम कूलाम के नियम में अंतर्निहित दूरी पर व्युत्क्रम वर्ग निर्भरता पर आधारित है। अब ये बात तुम्हारे 3 फीट ऊपर से निकली होगी क्योंकि बहुत ज्यादा शुद्ध हिंदी है। तो फिलहाल हमें पता है कि हम लोग हिंदी के लिए ही काम कर रहे हैं, तो हम आपको ये समझाएंगे। कह रहा है गाउस का जो नियम है, मतलब गॉस का जो ये नियम जो हम पढ़ चुके हैं, ये नियम क्या कहता है, कूलाम के नियम में अंतर्निहित है। मतलब कूलाम का नियम गॉस के नियम को मानता है, या यूं कह लें हम गॉस के नियम से कूलाम के नियम की उत्पत्ति भी कर सकते हैं। समझ में आ गया, गॉस के नियम से हम कूलाम के नियम की उत्पत्ति कर सकते हैं, या कह लें कि कूलाम के नियम से हम गॉस के नियम की उत्पत्ति कर सकते हैं। ये दूसरे में क्या है, एक दूसरे में अंतर्निहित है, मतलब एक दूसरे से डेराइव किए जा सकते हैं। पहले हमारे सिलेबस में था कूलाम के नियम से गॉस के नियम से कूलाम के नियम की उत्पत्ति, अब हमारे सिलेबस में इस समय नहीं है, बट इसका जो वो दिया गया है, मतलब इसके गुण महत्वपूर्ण तथ्य में आपको मिल गया है। तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि गॉस का जो नियम है वो क्या है, कूलाम के नियम में अंतर्निहित है। अंतर्निहित का मतलब ये है कि उसमें शामिल है। और कूलाम का नियम जो कि क्या था, दूरी पर व्युत्क्रम वर्ग का नियम, दूरी व्युत्क्रम नियम, यानी कूलाम ये कहते थे कि एफ प्रोपोर्शनल किसके होता है, 1/r² के। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, दूरी का व्युत्क्रम नियम भी बोलते हैं। समझ में आ गया। तो ये दूरी के व्युत्क्रम नियम पे कौन आधारित है, गॉस का नियम आधारित है। ये यहाँ की इंपॉर्टेंट बात थी। क्लियर हो गया, क्योंकि हमें हर नियम के बारे में ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली उसकी नीड क्या है, उसकी जरूरत क्या है, उसकी इंपॉर्टेंसी क्या है। तो गॉस के नियम की इंपॉर्टेंसी आपको इन 4 बिंदुओं से तो क्लियर हो ही रही होगी। साथ ही साथ अगर आपको और सारे नियम इसमें चाहिए तो इसमें अगर एनसीईआरटी बुक आप देख लीजिए, 3-4 नियम और मिल जाएंगे, मतलब 3-4 तथ्य और मिल जाएंगे जो इस बात का प्रूफ कर देंगे कि ये नियम क्यों इंपॉर्टेंट है और हमें क्यों पढ़ना चाहिए। क्लियर हो गई बात। तो ये 4 नियम थे जो हमने डील कर लिए हैं, और इससे हमने ये भी देख लिया कि गॉस का थ्योरम क्या था, और ऐसा ही नहीं गॉस के थ्योरम क्या था, साथ ही हमने देख लिया ये सत्यापित कैसे की जा सकती है, कैसे प्रूफ की जा सकती है। ये हमने इस वीडियो इस लेक्चर में क्लियर किया है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर लेके आ रहे हैं जिसमें हम आपको बताएंगे गॉस के नियम के एप्लीकेशन, मतलब अनुप्रयोग। ये जो पढ़े हैं इनका इस्तेमाल कहां कहां करेंगे, ये हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर लेके आएंगे और पूरी एनर्जी के साथ आएंगे। तब तो हमें फॉलो करना मत भूलिए। और आप जानते हैं कि जिस तरीके से इस क्लास को हमने एनर्जी के साथ लिया है, आगे की होने वाली सारी क्लासेस यही एनर्जी के साथ होने वाली है। तो बने रहिए हमारे इस प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है प्रचंड प्रयास। और चलते चलते आपसे कहना था कि अगर हमें इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, या आपको यहाँ कहीं डाउट रह गया है, बाई मिस्टेक हमसे कोई यहाँ पे गलती रह जा रही हो, तो हमें कांटेक्ट करना कतई मत भूलिए। हम आपके लिए हरदम तैयार बैठे हैं। जय हिंदी, जय हिंदुस्तान, बाय बाय।